गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम 4th ए पेपर में लिसनिंग स्किल के बारे में करवा रहे थे, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल की श्रवण कौशल क्या है और श्रवण कौशल के उद्देश्य इस बारे में चर्चा कर ली थी। आज श्रवण कौशल की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिसनिंग मटेरियल्स की जो अच्छी सामग्री है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि श्रवण की जो सामग्री है उससे हमारा अभिप्राय है कि जिसकी सहायता से श्रवण कौशल अच्छी तरह से विकसित हो सके। एक ऐसा मटेरियल, ऐसी सामग्री जिसमें श्रवण कौशल सही तरीके से विकसित हो सके। ये सामग्री मुद्रित अमुद्रित यानी छपी हुई या बिना छपी प्रिंटिंग से जो नहीं होती उसको हम अमुद्रित, या जो प्रिंटिंग से निकल जाती है उसको हम मुद्रित सामग्री कहते हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है। श्रवण कौशल को विकसित करने में पाठ्य सामग्री की भूमिका विशेष रहती है, क्योंकि बालक के श्रवण कौशल को विकसित करने में एक भाषा शिक्षक के लिए इतना आवश्यक होगा कि वे किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें, इतना विवेक उसमें होना चाहिए। और उस सामग्री की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या विशेषताएं होंगी जिनकी सहायता से विद्यार्थियों का श्रवण कौशल जो लिसनिंग स्किल है वो विकसित की जा सके और सुनियोजित रूप से लिसनिंग स्किल का विकास हो सके। उसमें सबसे नंबर 1 है वक्ता एक हो, यानी जहाँ पे बहुत से बोलने वाले होंगे वहाँ पे किसी की भी बात को सही ढंग से नहीं समझा जाएगा। अच्छी श्रवण सामग्री क्या है जिसमें कि केवल बोलने वाला एक ही हो, क्योंकि श्रवण कौशल को सीखने के लिए उसमें एक सक्षम वक्ता का होना आवश्यक है, जिसे श्रोता उसे सुन सके और उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। नंबर 2 है शुद्ध उच्चारण। उच्चारण में शुद्धता का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो शब्द भी सही समझ में नहीं आएंगे, शब्द का अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि आवाज़ भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जैसे वो अपने अर्थ को स्पष्ट करने में सफल हो, क्योंकि इस प्रकार शुद्ध उच्चारण से श्रोता को शीघ्रता से या जल्दी ही बात समझ में आ जाती है। नंबर 3 है मानसिक तत्परता, यानी वक्ता और श्रोता दोनों ही मानसिक रूप से तत्पर होने चाहिए। यदि सुनने वाले का ध्यान इधर उधर है तो भी श्रवण कौशल विफल हो जाएगा, और यदि बोलने वाला सही नहीं बोल रहा है या वो भी बोलने के लिए तत्पर नहीं है, उन सटीक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो भी श्रोता कोई सही बात नहीं सुन पाएगा। भाषा में उतार चढ़ाव। भाषा में उतार चढ़ाव यानी जिस भी रूप में कोई शब्द समझाए जाने हैं जो भाव की दृष्टि से सही हों, उसी प्रकार के शब्दों का चयन करना, इसको हम स्वर में उतार चढ़ाव कहते हैं। कि बोलते समय स्वराघात कितना हो, बलाघात कितना हो, इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जो वक्तव्य है वो श्रोता के अनुसार होना चाहिए, श्रोता से या पाठ्य सामग्री से संबंधित भी कह सकते हैं, यानी इधर उधर की फालतू बातों में भी कोई श्रोता सुनने का ध्यान नहीं लगाता, नहीं करता। पूर्व ज्ञान पर आधारित श्रव्य सामग्री होनी चाहिए, यानी हम यूँ कहें कि जो श्रव्य सामग्री है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि पहले से हम जिस बात को नहीं जानते उसके बारे में हम सुनना भी पसंद नहीं करते या वो हमारी समझ में नहीं आती। तो विभिन्न प्रकार की जो श्रव्य
सामग्री हैं उनकी क्रियाओं के बारे में अब हम बात करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल्स एंड द एक्टिविटीज़, इस बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि श्रव्य सामग्री से अभिप्राय हमारा श्रवण कौशल को विकसित करने वाली सामग्री से ही है, जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री आती हैं, दृश्य सामग्री आती हैं और श्रव्य सामग्री आती हैं। देखो, हम सुनने के लिए हम यूँ कहें कि एक हमारे पास केवल दृश्य सामग्री होती है, एक हमारे पास केवल श्रव्य सामग्री होती है और एक दृश्य श्रव्य दोनों होती हैं। यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसे केवल हम सुनते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसको हम देखते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दृश्य सामग्री है, इसमें हम यांत्रिक उपकरण, सहज उपकरण, दो उपकरणों को शामिल करते हैं। और जो श्रव्य सामग्री है उसमें भी यांत्रिक सहज और जो श्रव्य दृश्य है यांत्रिक सहज, दोनों प्रकार के उपकरण उसमें सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करें जो हमारे विजुअल मटेरियल्स हैं, जो हमारी दृश्य सामग्रियां हैं। दृश्य सामग्री से भाव है देखने वाला साधन, अर्थात वे उपकरण जिनको विद्यार्थी अपनी आँखों से देखता है। इसमें यांत्रिक उपकरण और सहज दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, और इसमें चित्र विस्तारक हैं, चार्ट हैं, पोस्टर हैं, मानचित्र हैं, या ग्लोब है, रेखा चित्र हैं, श्यामपट है। इस प्रकार के जो साधन हैं वो केवल दृश्य साधन होते हैं। श्रव्य सामग्री से हमारा भाव उस सामग्री से है जिसे श्रोता केवल सुनता है, यानी उसमें देखता नहीं है, केवल सुनता है। इसमें हम ऐसे उपकरणों में जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, टेलीफोन है, जिनमें यानी शब्दों की ध्वन्यात्मकता होती है, जिसमें ध्वनि ही उत्पन्न होती है, इसमें दिखने वाला कुछ नहीं होता। और जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं वही वो साधन हैं जो विद्यार्थियों को आँखों से दिखते भी हैं और कानों से सुनते भी हैं। यानी जिन साधनों को देखकर और सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं। उन्हें दृश्य श्रव्य साधन से भाव है कि देखना भी और सुनना भी। आधुनिक युग में ये उपकरण अधिक प्रचलित हैं और अधिक ज्ञानवर्धक भी माने जाते हैं, क्योंकि केवल सुनने से भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता और केवल देखने से भी नहीं होता, बल्कि देखना और सुनना जब दोनों सम्मिलित हों तो ज्ञान जल्दी होता है और स्थायी भी होता है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन है, वीडियो है, टेलीविज़न है, नाटक अभिनय है, कोई रंगमंच है, कोई कविता पाठ है, कोई भाषण है, वार्तालाप है। इस प्रकार से हम यूँ देखते हैं कि चाहे कोई परिभ्रमण है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, रंगमंचन है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको हम दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों, 3 प्रकार की सामग्री हमने आपको बताई है। एक तो दृश्य सामग्री जिसे हम केवल देखते हैं, जैसे कोई पोस्टर है उसको हम देखते हैं, जो ग्लोब है उसको हम देखते हैं। फिर आती है श्रव्य सामग्री जिसे केवल हम सुनते हैं, जैसे रेडियो है, जैसे टेलीफोन है, उसको हम केवल सुनते हैं। और दृश्य श्रव्य सामग्री वो है जिसमें दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है, दिखता भी है और सुनता भी है। जैसे टेलीविज़न है, जैसे कि कोई भाषण प्रतियोगिता है, कहीं पे कोई रंगमंच है, मंचन हो रहा है, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं। तो श्रव्य को विकसित करने के लिए, सुनने को विकसित करने के लिए जो हमारे पास सामग्री हैं वो केवल हम श्रव्य सामग्रियों की ही बात करेंगे, क्योंकि इस सामग्री के बिना
भाषाई श्रवण कौशल विकास नहीं हो सकता। देखने से श्रवण कौशल नहीं होता, देखने सुनने से होता है, पर हम केवल श्रव्य सामग्री की बात करेंगे जो केवल सुनने से है, क्योंकि जहाँ दृश्य सामग्री की बात आती है या फिर केवल देखने की बात आती है वो भी सीखने के माध्यम है, परंतु हम टॉपिक के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की श्रव्य सामग्री हैं केवल उनकी ही हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेडियो। रेडियो के कार्यक्रमों में सूचीबद्धता होती है, इसमें भी शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ये रेडियो के द्वारा श्रव्य सामग्री जैसे कविता है, कोई कहानी है, नाटक इत्यादि हैं, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी भी स्थानों पर हम रेडियो को उठाकर ले जा सकते हैं। इसका जो प्रसारित जो कार्यक्रम है ये कहीं पर भी जाकर सुना जा सकता है। सभी स्थानों पर रेडियो को एक साथ और एक ही तरह की लय में सुना जा सकता है। लेकिन ये एक यांत्रिक उपकरण है, उपलब्धता होनी चाहिए, हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये सब कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं। लेकिन और एक इसमें जो कमी आती है कि हम केवल इसमें लिमिटेड या कार्यक्रम के अनुसार समय निर्धारित समय पर ही कार्यक्रम सुन पाते हैं, आगे पीछे सुनने का हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। तो रेडियो एक अच्छी श्रव्य सामग्री है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो मनोरंजन है, चाहे वो ज्ञानवर्धक हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हैं, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। उसके बाद आता है ग्रामोफोन। श्रव्य सामग्री में ग्रामोफोन का भी यदि उचित ढंग से प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अनेक शिक्षण विधियों जैसे प्रतिभावान या अनुभवी जो शिक्षक हैं उनकी व्याख्यान को रिकॉर्ड करके विभिन्न स्थानों पर समय पर इसको उपयोग में लाया जा सकता है। ग्रामोफोन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक ही बात को विद्यार्थियों की इच्छानुसार कितनी ही बार सुना जा सकता है, कितनी ही बार विद्यार्थियों को सुनाया जा सकता है। सुनने के पश्चात जो संबंधित विषय है उसमें वार्तालाप या विद्यार्थियों की प्रश्नोत्तरी से संबंधित भी या प्रश्नोत्तरी करके भी श्रवण कौशल की जांच की जा सकती है। शुद्ध उच्चारण और शुद्ध जो भाषा का रूप है, ढंग है, उसको प्रभावी ढंग रूप प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है टेप रिकॉर्डर की। टेप रिकॉर्डर भी ग्रामोफोन की तरह ही उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसमें भी कुछ विद्वानों की जो रिकॉर्डिंग है वो की जाती है, जो टेप है वो किया जा सकता है और बिना किसी कठिनाई के विद्यार्थियों को उनकी इच्छा अनुसार जिस विषय को वो सुनना चाहते हैं, जिस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं, कितनी बार सुनना चाहते हैं, उस रिकॉर्डिंग को बार बार लगाकर सुना जा सकता है। लेकिन अगर आप उसकी आवश्यकता नहीं समझते तो टेप पर कुछ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, दूसरा कोई कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों के आवाज़ को, विद्यार्थियों के कार्यक्रमों को भी रिकॉर्ड करके दोबारा से उनको सुनाया जा सकता है। तो जब एक रिकॉर्डिंग पे हम दूसरी रिकॉर्डिंग कर देते हैं तो जो पहली रिकॉर्डिंग है वो समाप्त हो जाती है। इसके द्वारा बालकों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके उनको सुनाना, फिर उनकी गलतियों को निकालना, ये टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हो जाता है। उसके बाद आता है दूरदर्शन। ये वो श्रव्य सामग्रियाँ थी। अब हम केवल श्रव्य और दृश्य जैसे टेलीविज़न की हम बात करते हैं, यानी टेलीविज़न भी रेडियो का ही एक सुधरा हुआ या परिष्कृत, हम कहें परिष्कृत रूप है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम रेडियो की मानते हैं टेलीविज़न को, क्योंकि रेडियो के द्वारा केवल जो आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले जितने भी कहानी हैं, नाटक हैं या और समाचार आदि हैं, उनकी केवल ध्वनियाँ हमें सुनती हैं। परंतु दूरदर्शन में इन कार्यक्रमों को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। यह अधिक प्रभावशाली साधन है क्योंकि इससे श्रवण कौशल
अधिक विकसित होता है। इसमें फिर भाषा प्रयोगशालाएं हैं, लैंग्वेज लैब्स, क्योंकि लैंग्वेज लैब भी श्रवण कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति शिक्षण या समूह शिक्षण समन्वित रूप से किया जा सकता है। यानी जो प्रयोगशाला है उसमें सभी विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था अलग अलग से होती है और सभी विद्यार्थी भाषा प्रयोगशाला में अपना एक हेडफोन लगाकर बैठते हैं। उसके माध्यम से विद्यार्थियों में श्रवण कौशल होता है। फिर विद्यार्थियों की जितनी क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी करने के लिए यदि अध्यापक चाहे तो एकल विद्यार्थी या सभी क्लास को या जितनी भी हमारे पास जो बच्चे बैठे होंगे लैंग्वेज लैब में, उन सबको यदि कोई इन्फॉर्मेशन साझा यानी सामूहिक रूप से दी जानी है तो वो कॉल टू ऑल करके भी सभी विद्यार्थियों को संदेश पहुंचा देता है। इसमें लिंगुआ फोन का बड़ा महत्व रहता है श्रवण कौशल को विकसित करने में, क्योंकि लिंगुआ फोन भी एक तरह से ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर की श्रेणी में ही आता है, इसी कोटि में आता है। शिक्षा में इसका प्रयोग शुद्ध उच्चारण करने के लिए किया जाता है। कोई भी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीखते समय उसके मानक उच्चारण को सीखने में बहुत ही प्रयत्न करता है। एक ही राष्ट्र या ध्वनि को बार बार उच्चारण का अभ्यास करना पड़ता है। लिंगुआ फोन एक इसी प्रकार का यंत्र है जिसमें विशेष प्रकार से तैयार किए गए पाठ को रिकॉर्ड किया जाता है और छात्रों को उसे बार बार सुनने के लिए कहा जाता है और निरंतर उसका अभ्यास से श्रवण कौशल विकसित हो जाता है। अब टेप रिकॉर्डर के बाद जो डिस्क रिकॉर्डर है उसका प्रचलन कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। ये थोड़ा सा टेप रिकॉर्डर से थोड़ा सा महंगा यंत्र माना जाता है, जिसका प्रयोग अभी सबकी पहुंच से बाहर रहा, लेकिन टेप रिकॉर्डर धीरे धीरे लुप्त होता गया और अब डिस्क जो रिकॉर्डिंग है उसका प्रचलन अधिक बढ़ गया है। इस यंत्र का उपयोग भी उच्चारण को शुद्ध कराने के लिए उसको बार बार सुनकर किया जाता है। डिस्क रिकॉर्डिंग भी किसी भी प्रबुद्ध या विद्वान लोगों के विचारों को बार बार सुनने का एक माध्यम है। इससे भी श्रवण कौशल विकसित होता है। तो बच्चों, ये हमने श्रवण कौशल की कुछ जो गुड मटेरियल्स हैं उनके बारे में बात की है। आपके जो सिलेबस में है कि लिसनिंग स्किल क्या है, यानी श्रवण कौशल क्या है, उसका मीनिंग हमने आपको बताया, उसके उद्देश्य बताए, उसकी फिर गुड लिसनिंग मटेरियल्स, गुड लिसनिंग मटेरियल्स में गुड लिसनिंग मटेरियल्स की विशेषता और गुड लिसनिंग मटेरियल्स क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। तो बच्चों, जितने भी जो क्रियाएं की जाती हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, उसमें शैक्षिक क्रियाकलाप भी हैं, सह शैक्षिक क्रियाकलाप भी हैं और पाठ्यांतर के अंतर्गत चलने वाले क्रियाएं भी हैं और व्यवहारिक कार्य हैं। इस प्रकार से भी हम इसको श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं, चाहे वो श्रुतलेख के माध्यम से है, चाहे वो भाषण के माध्यम से है, चाहे वो वाद विवाद के माध्यम से है, चाहे वो प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से है। यानी ये एक जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। श्रुतलेख से भाव है सुनकर लिखना। अध्यापक बोलता रहता है, विद्यार्थी सुनते रहते हैं और सुनकर विद्यार्थी लिखते हैं। जब जो विद्यार्थी सही सुनेगा वही विद्यार्थी सही लिखेगा। भाषण में भी उसी प्रकार का होता है। विद्यार्थियों को भाषण सुनने के लिए कहा जाता है। भाषण के बाद फिर विद्यार्थी अपना उससे कितना सीख पाए हैं इसके लिए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी विद्यार्थियों को ये करवाया जाता है। वाद विवाद, क्योंकि एक पक्ष दूसरा पक्ष, दो पक्ष वाद विवाद में बनते हैं। एक को पक्ष में बोलने के लिए कहा जाता है, एक को विपक्ष में बोलने के लिए कहा जाता है।
तो विपक्षी तभी उसका सही जवाब दे पाएगा जब उसकी बात को वो ध्यान से सुनेगा। प्रश्नोत्तरी विधि में भी यदि प्रश्न ही सही नहीं होगा, प्रश्न ही नहीं सुना जाएगा, तो उसका उत्तर भी सही नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से भी पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा जाता है। जो विद्यार्थी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेगा वही उसका सही ढंग से आंसर दे पाएगा। कहानी कहना सुनना विधि, ये विधियाँ हैं श्रवण कौशल को विकसित करने की। अध्यापक पहले कहानी कहता है, फिर कहानी के बाद विद्यार्थियों को वही कहानी रिपीट करने के लिए कहता है, सुनाने के लिए कहता है। तो वही विद्यार्थी सही सुना पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने उस कहानी को सही ढंग से सुना हो। तो उस प्रकार से विद्यार्थियों को कविता श्रवण करवाना, फिर कविताएं सुनना, कि आप पहले एक अध्यापक ने कविता को सुनाया है, 2 बार सुनाया है, तो विद्यार्थी वही कविता या उससे संबंधित कविता पाठ करते हैं। जो सह शैक्षिक क्रियाकलाप हैं उसमें बच्चों की बाल सभा हो गई, कक्षा में कोई नाटक हो गया, या कोई क्विज़ कंपटीशन हो गया, या फिर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके कोई पार्टी आयोजन हो गया, उसमें उनको कुछ गाने के लिए, कुछ सुनाने के लिए कहा जाए, तब भी विद्यार्थियों का श्रवण कौशल विकसित होता है। अब जो पाठांतर क्रियाकलाप हैं उनमें वाद विवाद प्रतियोगिता है, कहानी कहना सुनना है, नाटक प्रतियोगिता है, सामूहिक विचार विमर्श है, वाद विवाद है, समाचार वाचन है। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करवाई जाती हैं। और जो व्यावहारिक क्रियाकलाप हैं उसमें जैसे स्थानीय बोली का सर्वेक्षण करवाना, या सुनने की योग्यता पर जो उसका मापन है उसके परीक्षण के लिए तैयार करवाना, श्रवण दोषों की सूची बनाने के लिए कहना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो करवाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने श्रवण कौशल के बारे में पढ़ा। कल हम भाषण कौशल के बारे में बात करेंगे कि सुनना यदि बेसिक बनता है, ये सुनना यदि बेस बनता है सभी कौशल्स का, तो उसके बाद बारी आती है बोलने की। क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थी या बच्चा कोई भी वो सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना लिखता है, और उसके बाद वो फिर लिखना सीखता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।